जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। अभी तक का जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सीरीज चल रहा है वो बहुत ही शानदार चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए, हमने उनके आंसर दिए और बहुत सारे कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है वो है विनोद नागर जी का। वे ये पूछ रहे हैं एसआईपी में बैंक बैलेंस नहीं हो तो चेक बाउंस के चार्ज बैंक कस्टमर से लेता है? जी हाँ, बिल्कुल कस्टमर को ही देना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर आपने मैंडेट रजिस्टर कर दिया तो आपके खाते में उतना अमाउंट आपको रखना ही पड़ता है। वही अमाउंट आपको एसआईपी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपने नहीं रखा है तो बैंक आपसे चार्ज लेगा। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग चार्ज होते हैं, तो आपकी बैंक के अंदर कितना चार्ज लगता है वो एक बार आप वहां से कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी एसआईपी अगर आपकी चल रही है तो उसमें कैसा होता है कि 3 बार अगर आपकी एसआईपी कंटिन्यूसली बाउंस हुई तो आपका जो एसआईपी है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए कि अगर आपको अपनी एसआईपी अच्छे से कंटिन्यू करनी है तो आपके खाते के अंदर एसआईपी की डेट के दिन पैसा होना जरूरी है। नहीं तो जो चार्ज है वो बैंक आपसे वसूलेगी, आपके खाते में जो पैसा होगा उसमें से डिडक्ट कर लेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एम के माली जी का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रिएट वेल्थ इज द लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्पस नीडेड टू बी इन्वेस्टेड। जी हाँ, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आगे ये लिख रहे हैं कि टाइम इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट ओनली इंक्रीजेस द चांस ऑफ सक्सेस टू बीट इन्फ्लेशन। जी हाँ, ये बात आपकी सही है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो टाइम के फैक्टर को यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा कम है तो टाइम आपका दोस्त बन जाएगा इन्वेस्टमेंट के समय पर, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हो तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको वहां पर देखने को मिलता है और आपको शानदार रिटर्न देखने को मिलता है जब आपका टाइम अचीव हो जाता है उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज शाह जी का। इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी टू हैव ओनली वन स्मॉल कैप फंड, वन मिड कैप फंड एंड इन्वेस्ट इन लार्ज कैप स्टॉक्स डायरेक्टली। प्लीज इफ पॉसिबल मेक ए वीडियो ऑन दिस। जी हाँ, ये आप कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपको अपने एडवाइजर से भी पूछ लेना चाहिए। बाकी ये जो तरीका आपने बताया इसमें एक तो आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला, एक मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला, लेकिन लार्ज कैप की जगह आप लार्ज कैप का स्टॉक लेने के लिए बोल रहे हैं। अब कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स लेंगे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी स्टॉक्स लो आप लार्ज कैप कैटेगरी में से, आप उनका अच्छे से एनालिसिस करो, उसके बाद ही स्टॉक्स पिकिंग करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो वो धीमे धीमे नीचे की तरफ सरकता है, मतलब उसका मार्केट कैप धीमे धीमे नीचे की तरफ आता है, कम होता है, तो वो लार्ज कैप में से भी बाहर हो जाता है। तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले, स्पेसिफिकली स्टॉक्स के अंदर। विजेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं सर ग्रोथ फंड्स एंड मिड कैप फंड्स में क्या डिफरेंस है? शायद दोनों सेम ही है। देखिए विजेंद्र जी, दोनों सेम नहीं है। पहले तो हम ग्रोथ फंड्स को समझते हैं। ग्रोथ फंड ऐसे फंड होते हैं जो ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं जिसके अंदर ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब फंड मैनेजर को यहां पर किसी भी तरीके का बायस नहीं होता है। वो लार्ज कैप में से भी स्टॉक्स को ले सकता है, मिड कैप में से भी ले सकता है और स्मॉल कैप में से भी ले सकता है। कहीं से भी ग्रोथ अगर फैक्टर है कोई स्टॉक के अंदर तो वो उसको कंसीडर कर सकता है। लेकिन अगर हम मिड कैप को देखें तो फंड मैनेजर को अपना फंड बनाने के लिए मिड कैप में से ही ज्यादातर स्टॉक्स लेने पड़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ग्रोथ फंड और मिड कैप फंड। ओके। लाइफ इजी पूछ रहे हैं कि एज आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड फ्रॉम लास्ट 10 years, थर्ड इमोशन इज वेरी डेंजरस। इफ योर म्यूचुअल फंड मैनेजर इज inefficient to generate returns, then stop SIP and start new for not regret after age of 60 years। जी हाँ, आपकी एकदम बात सही है। आपने लास्ट 10 साल से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि फंड मैनेजर आपको अच्छी तरीके से रिटर्न निकाल के नहीं दे रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप वही फंड के अंदर स्टिक करो, उसकी जगह पर आप दूसरे फंड के अंदर भी शिफ्ट हो सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आपको मैं एक यहां पर टिप देता हूं कि आपको किस तरीके से एनालाइज करना है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो बेंचमार्क होता है, जो फंड का रिस्पेक्टिव बेंचमार्क होता है, अगर फंड उस बेंचमार्क को बीट करता है तो मतलब फंड मैनेजर बहुत ही शानदार काम कर रहा है, आपको वो अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे रहा है।
लेकिन अगर फंड मैनेजर अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब टाइम आ चुका है कि आपको अपने फंड को चेंज कर देना चाहिए। तो ये आपको बहुत ही काम में आएगा। आगे अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको सिलेक्ट करने में बहुत ही ईजी रहेगा कि फंड मैनेजर अपना काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आपको ये भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा फंड मैनेजर को कि वो अपने बेंचमार्क को आगे आने वाले समय के अंदर बीट कर दे। कंटिन्यूसली 3-4 महीना, साल, 2 साल तक अगर वो नहीं बीट कर पा रहा है तो आपको बेशक फंड चेंज कर देना चाहिए। एड ऑन पूछ रहे हैं, आई हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ SIP इन ICICI Prudential Tech फंड्स फॉर द पास्ट 2.5 years. Given not a great hope from the IT sector and high expense ratio, should I switch it to a different fund, and if yes, to which different funds? If not, then how much time should I wait? अभी यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी। 2.5 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया था ICICI Prudential टेक फंड्स के अंदर। ये जो टाइम था ना, उस समय IT सेक्टर टॉप पर था और टॉप के समय पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मतलब अभी तक का जो समय था उस समय IT का जो डाउनफॉल है वो चल रहा था, लेकिन अभी के समय में हम देख रहे हैं कि धीमे धीमे करके IT सेक्टर अभी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अब ये ऊपर आने का जो प्रोसेस है वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो आगे आने वाला समय ही बताएगा। कोई भी इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फंड आगे आने वाले समय के अंदर परफॉर्म नहीं करेगा तो आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो फंड लिया है वो थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से भी जरूर बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जब भी सेक्टर्स चेंज होते हैं तो आपको उस समय शिफ्ट होते रहना पड़ता है। आपने ऐसे समय पर इन्वेस्टमेंट किया है टेक फंड के अंदर जब IT अपने पीक पर था, उससे अब IT नीचे आ चुका है, तो आपको उस समय ही कंसीडर करना चाहिए था कि ये अभी के समय में तो फंड नहीं चल रहा है, तो बहुत पहले ही आपको चेंज कर लेना चाहिए था। लेकिन अभी बहुत टाइम बीत चुका है। अब आप अपने एडवाइजर से साथ में बैठिए, बात करिए क्या बोलता है एडवाइजर से, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। त्रिलोक दास जी पूछ रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क अप एंड डाउन इन द नेचर ऑफ मार्केट, वी शुड गो विथ इट, द कैपिटल इज नॉट गोइंग टू गेट जीरो, देन व्हाट इज रिस्क, एवरीवन शुड इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप फॉर मैसिव रिटर्न्स। देखो, आप जो सोच रहे हो ना, आपके पास ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा पैसा हो, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट होता है। अब रिस्क का मतलब होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपने समझ लो कि 1 लाख रुपए कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया और वेट कर रहे हो कि आपका पैसा अच्छा रिटर्न देख के आप उस फंड में से एग्जिट करो, लेकिन लंबा समय ऐसा बीत जाता है कि आपका फंड अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रहा है, तो वो रिस्क है, क्योंकि आपने अपना समय खराब किया है और आपको रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। उसकी जगह FD को देख लीजिए, वहां पर आपको जो बोला गया है कि आपको 8% जितना रिटर्न मिलेगा, तो वो फिक्स से आपको वहां पर रिटर्न मिलेगा। रिस्क यहां पर यह भी है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कि मार्केट का डाउन साइड कितना लंबा चलेगा वो कोई बोल नहीं सकता है। अगर ऐसे समय पर आप फंसे रहते हो और आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको अपने पैसों को रिडीम करना पड़ेगा। वो ऐसा हो सकता है कि आप लॉस मेकिंग फंड के अंदर से भी आप अपने पैसों को रिडीम कर लो, तो ये आपके लिए रिस्क हो गया, क्योंकि आपने लॉस करके अपने पैसों को रिडीम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि रिस्क को किस तरीके से हम समझ सकते हैं। यश कौर जी पूछ रहे हैं, आई एम 21 and my father never invested anywhere in his life and now he always seems worried whenever some high expense like my education or anything comes. That's his choice. He always relied on FD, which are not given the much returns stock market might have. But I am at that age where I can choose different path and maybe will get more returns later. जी हाँ, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपने जो सोचा है वो एकदम परफेक्ट है। आपके जो पिताजी का समय था उस समय अवेयरनेस की बहुत ही कमी थी, लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता होता था। अभी के समय में भी देखें, अगर गांव की तरफ जाते हैं तो वहां पर म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को नहीं पता होता है। अभी भी सिचुएशन थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन बहुत ही परफेक्ट हुई है ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे लोगों के बीच में अवेयरनेस भी बढ़ रही है। जैसे कि आपके पिताजी को पता नहीं था म्यूचुअल फंड के बारे में, लेकिन आपको पता है, तो आप अभी से ये स्टेप ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और एक और बात मैं बताता हूँ कि पहले के समय में जो FD थी वो बहुत ही शानदार रिटर्न देती थी, जैसे कि 10-10%, 12-12% तक का रिटर्न मैंने देखा है जब मैं छोटा था। उस समय इतना अच्छा रिटर्न मिलता था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय शुरू हुआ तो FD के रेट्स जो है वो धीमे धीमे कम होते गए, और जो मार्केट में लिबरलाइजेशन आया उसके कारण भी इनफ्लो बहुत बड़ा है।
इसके कारण भी एफडी के रेट्स जो है वो बहुत ही कम हुए हैं। उस समय लोन लेना भी बहुत ही महंगा पड़ता था, लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं है। अभी लोन थोड़ा सा सस्ता है कंपेरेटिव वो एज, मतलब पुराने एज। तो आपको अभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपके पास जो भी पैसा हो उससे आप मैनेज करिए। लेकिन एक बात कंसीडर ये करना कि आगे आने वाली आपकी जो जनरेशन रहने वाली है उनके लिए आप अच्छा खासा कॉर्पस जमा कर लो। भार्गव साहू जी पूछ रहे हैं, शुड एनीवन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन लो जीडीपी? जी, अगर आप में हिम्मत है तो आप कर लीजिए, कोई आपको मना नहीं करने वाला। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे उस समय होते हैं जब रिसेशन हो या फिर लो जीडीपी हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं कि जब मार्केट के अंदर पैनिक मोड चल रहा होता है ना, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि ऐसे मोड के अंदर आप पैसा लगाओ, क्योंकि उस समय बहुत ही टेंशन होता है कि अगर हमने पैसा लगा दिया तो क्या गारंटी है कि वो पैसा वापस आएगा। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बताता हूं कि वही बेस्ट समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जो भी एसेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस समय उसका प्राइस बहुत ही कम हो चुका होता है। लेकिन उस समय आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप सोचते हो कि आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि अगर आप ऐसा कर पाते हो तो। रितेश खैरे जी पूछ रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दी, बट म्यूचुअल फंड में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना यानी इनडायरेक्टली शेयर्स, बट म्यूचुअल फंड में ग्रोथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो कैसे करना होगा? प्लीज इसके बारे में एक वीडियो बनाइए डिटेल में। जब भी कोई आप फंड सिलेक्ट करते हो तो आपको उस समय दो ऑप्शन बता ही देता है। शायद आपने अभी तक कोई भी फंड के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई नहीं किया है, लेकिन आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपको उस समय दो ऑप्शन दिखा देगा। पहला है ग्रोथ और दूसरा है IDCW। ये प्रोसेस के थ्रू आप गुजरिए, आपको पता चल जाएगा कि वो ऑप्शन आपको कहां पर दिखाता है। हर एक रिस्पेक्टिव वेबसाइट के अंदर, हर एक रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन के अंदर, कैम्स के अंदर, केफिनटेक के अंदर, सब जगह पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। आपको IDCW सिलेक्ट करना है या फिर ग्रोथ सिलेक्ट करना है। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, आप एक बार स्टार्ट करिए, आपको पता चल जाएगा ग्रोथ ऑप्शन किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। तो आज तो हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे, और अगर ये वीडियो आपको सही लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं।